तो सितंबर का सेकेंड लास्ट वीक, ठीक है, वही कुछ जो डेवलपमेंट्स रहे हैं, आप न्यूज़पेपर अगर डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कुछ थीम्स होती हैं जो पिक की जाती हैं और उसी पे ही वो सराउंडिंग आर्टिकल्स, फॉलो अप्स वो इसी तरीके से रहते हैं। तो इस बार जो की टर्म्स और रहे हैं और इसके अलावा जितने भी और नए इश्यूज सामने आए हैं उसको हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्योंकि अपना टारगेट यही है कि पूरा न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे और उस न्यूज़पेपर का रीडेफिनेशन रिफाइंड फॉर्म में आपको वीक के एंड में 1 घंटे में दे दिया जाएगा। सो इफ यू स्पेंड योर 7 days on newspaper and on daily basis, let's say you have 1 hour 30 minutes and you spend 1 hour 30 minutes for the newspaper, तो उन सब की जो समरी है वो मैं आपको 1 घंटे में देने की कोशिश करता हूँ क्योंकि क्रिस्प और कंसोलिडेटेड, इट इज ऑफ नो सेंस के करंट अफेयर्स को पढ़ाया जाए। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं, फाउंडेशन बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं, तो उनमें डेवलपमेंट्स होते हैं। तो उन्हीं डेवलपमेंट्स में से क्या चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वो पिक करना और उसी को फिल्टर करना ट्राइडेंट का एग्जाम जो एम है वो इतना सा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक नया कॉरिडोर सामने आया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इस बारे में 2-3 बार इस हफ्ते में जो है हिंदू में आर्टिकल छपा था। तो ऑफ कोर्स एक नया कॉरिडोर, जैसे OROB इनिशिएटिव था, है ना, चाइना का, फिर मैरिटाइम सिल्क रूट का इनिशिएटिव था। तो ये सब चीजें जब ऐसे ग्लोबल स्केल पे कोई चीज इतना ज्यादा हाईलाइट होती है जहां पे मल्टीपल कंट्रीज कनेक्टेड हो रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत एक छोटा इशू नहीं है। मैंने आपको पिछली बार मैप भी दिखाया था जिसमें मैंने आपको PDF शायद आ गई होगी आपके पास में, तो वो उस मैप में वो पोर्ट्स भी थे कि कौन सी चीज कहाँ से कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे इसके मैप को भी आपको ध्यान में रखना है। ऑफ कोर्स इट्स अ की इशू, 5 I अप्रोच से आपको ये कवर करना है, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो मैप के पॉइंट्स हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज में कहाँ कहाँ ये जाके रुकेगा, है ना, कहाँ कहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं, कौन कौन सी कंट्रीज पूरे इन्वॉल्व है, वो आपको बड़ा माइन्यूटली इसमें ऑब्जर्व करना है। डिसेबिलिटी डेटा पब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नाउ एक नई UDID नाम की टर्म आई है। UDID इज यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। अब यूनिक डिसेबिलिटी आईडी में जैसे आधार पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ब्लू आधार क्या है, तो इस तरह का कुछ आईडी आता है। और तो इसमें आपके पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। मान लो जैसे वीवीपैट के बारे में आ गया कि वीवीपैट के अंदर में क्या क्या होता है, क्या कैंडिडेट का नाम होता है, क्या क्या उसके पार्टी का सिंबल होता है, क्या बैलेट नंबर होता है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर होता है क्या। अब वो अनाप शनाप आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और उसमें से फिर आपको पिक करना होगा। ओनली 3 इज करेक्ट, ओनली 3 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर आर करेक्ट, ओनली 1 पेयर आर करेक्ट, नन आर करेक्ट। तो वो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए आपको ये की टर्म के हिसाब से इसको कवर करना है। नाउ देयर वाज ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ की एक डिबेट थी। यहां पे एक की टर्म आई थी ब्रांड लाइन। ठीक है, अब ये देखो कि ब्रांड लाइन है क्या, ये ज्योग्राफिकली कहां से निकल रही है। आप गूगल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक है एक्ट ए इनिशिएटिव। G20 इस वक्त बहुत न्यूज में रहा, दिल्ली में समिट अमिट भी हुई। अब इसमें एक एक्ट ए इनिशिएटिव के नाम से एक चीज आई है, इसको आपको देखना है। दिस बिकम्स हॉट फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स। ये दोनों ही चीज बहुत हॉट है। ऑफ कोर्स कीवर्ड ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ को मैंने आपको बोला है आपको 5 I अप्रोच से ग्लोबल साउथ भी कवर करना है। नेक्स्ट, एज टैक्स ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड। एज टैक्स जैसी एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है ना। व्हाट इज एज टैक्स? एज टैक्स क्या है, यही आपको पूछा जाएगा कि एज टैक्स क्या है। क्या इंडिया जैसी कंट्री के ऊपर एज टैक्स लग सकता है क्या? है क्या एज टैक्स ना? बहुत सिंपल सी चीजें। और अगर ये मान लो नहीं भी पूछा गया प्रीलिम्स में, तो आप सोशल जस्टिस में आप इसको यूज कर सकते हैं। सोशल जस्टिस में आप वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी में, ओल्ड एजेड
पॉपुलेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं कि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड पे एक एज टैक्स जैसी चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, सिल्वर इकोनॉमी जैसी चीज इंट्रोड्यूस हो रही है। तो ये कुछ चीजें होती है जो आप लिख सकते हैं। शशि थरूर ने एक सजेस्ट किया है ऑपोजिशन डे। ये शशि थरूर का एक बढ़िया अच्छा आर्टिकल लिखा था। उन्होंने लिखा कि भाई ये एक ऐसी यूके में प्रैक्टिस है जहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। खैर, वो सेलिब्रेट किया जाना नहीं जाना हमारे हाथ में है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें ऑपोजिशन का रोल बड़ा हाईलाइटेड था। इस वक्त जो वीकेंड ऑपोजिशन है उस कारण से डेमोक्रेसी बड़ा डिक्लाइनिंग स्लोप पे है। तो आपको ये जरूर कवर कर लेना है कि रोल ऑफ ऑपोजिशन इन डेमोक्रेसी, जिसके सेट पॉइंटर्स होते हैं, स्टैटिक चीज है बिल्कुल। होस्ला के बारे में आपको पता है, शांति निकेतन और होस्ला टेम्पल्स को क्या मिल गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस। छोड़ना मत इसको। होस्ला आर्किटेक्चर चाहे नरसिम्हन देव की हो, नरसिम्हन वर्मन की हो, कौन किसने किस एडी में बनवाया, कहाँ लोकेटेड है, कौन से पत्थर से बना है, हर चीज पता होनी चाहिए आपको इन दो के बारे में। शांति निकेतन की पूरी हिस्ट्री छान मारो। वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलना कोई इतनी आम बात नहीं है। तो इंडिया में मिला है तो फिर हम इन दो साइट्स को छोड़ेंगे नहीं। हाँ भाई, वुमेन रिजर्वेशन पे भी लगातार बात छिड़ रही है ना। इस बार हो रहा था कि स्पेशल सेशन में भी शायद वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए, है ना, वापस से डिबेट छिड़े। यहाँ पे एक MS गिल फॉर्मूला आता है की इशू तो हमको खैर कवर करना ही है। कितना रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs में वुमेन का? 17 या 14 पॉइंट समथिंग परसेंट वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। हाँ, 17 या 16 पॉइंट सम परसेंट। अरे कोई भी वेग नंबर थोड़ी याद कर सकते हो यार, ये तो बहुत प्रिसाइज डेटा है, इसको तो आपको पता होना ही चाहिए ना। तो वुमेन रिजर्वेशन तो ठीक है। एक MS गिल फॉर्मूला ये सजेस्ट किया गया था। तो MS गिल फॉर्मूला क्या था? MS गिल फॉर्मूला को ध्यान में रखोगे और एक कीवर्ड आया था इसमें, हर मैनिफेस्टो। हर आंसर के अंदर में हर मैनिफेस्टो लिख देना वुमेन रिलेटेड। बेहतरीन कीवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिकल मिनरल्स की जो है ऑक्शनिंग शुरू हो रही है। अब इसमें की टर्म क्रिटिकल मिनरल्स। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इसकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, इसकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एज इट इज आ जाएगा। दूसरा, क्रिटिकल मिनरल की ऑक्शनिंग कहाँ होती है, और वो क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स होंगे हम प्रीलिम्स के टाइम पे क्या करेंगे कि हम उसमें कुछ की मिनरल्स उसमें से भी निकालेंगे और फिर उनके रिजर्व्स देखेंगे, स्टेटस देखेंगे कि इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ कहाँ है उसके लोकेशन साइट्स वगैरह लोकेट करके। रिफाइनिंग देखेंगे कैसी होती है, कहाँ कहाँ यूटिलिटी होती है, क्योंकि ये क्रिटिकल है। चुनिंदा चीजों पे मतलब क्या है कि आप देखो अपने इस पेपर को भी एनालाइज करो, इस साल के मेंस में भी आप देखो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें से अगर सही से फिल्टर आउट कर लिया अपने चीजों को, आपका मेंस तो आपके हाथ में है। प्रीलिम्स में फिर भी बहुत सारी एम्बिग्विटीज रहती हैं, कहां से वो क्या पूछ ले, लेकिन मेंस आपके हाथ में इसलिए होता है और इतना प्रिडिक्टेबल इसलिए हो जाता है वो हमारे लिए। जैसे इस बार आपने पेपर्स देखे, GS2 का मैंने आपसे रूबरू किया, GS3 का रूबरू किया, टेस्ट सीरीज से कितने ओवरलैपिंग क्वेश्चंस थे। सोशियोलॉजी में मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। मोटे तौर पे प्रिडिक्टेबल जोन में पेपर बड़ा आसानी से फॉल कर जाता है। आपको पता होगा कि यार ये पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और आपको नहीं पता होगा तो उसके लिए हम बैठे हैं। बट ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको उन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। सब कुछ, हर चीज के बारे में सब कुछ पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। कुछ कुछ चीजों के बारे में सब कुछ पढ़ लो और उसको पूरा अच्छे से याद रखो, उसके बारे में सब कुछ याद रखो। तब आप उसको बिल्कुल देखोगे और देखते आंसर मार्क कर दोगे। वही क्रिटिकल मिनरल्स का क्वेश्चन अगले साल उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा जिन्होंने 2 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करी है।
जिन्होंने साल भर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। तो ऐसे लोगों के लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा, पर आपके लिए वो डिफिकल्ट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम इसको आज ही से उसको कवर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें माइंस एंड मिनरल्स एक्ट का भी नाम आता है, क्योंकि ये जो ऑक्शनिंग शुरू हुई है, इसमें ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, ये एक की एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करता है इस एक्ट के अंदर। तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि ये अमेंडमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि ये ऑक्शनिंग इसी एक्ट के अंडर में ही हो रही है। फिर आते हैं कुछ इनिशिएटिव्स लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने। एक है किसान रन पोर्टल, ठीक है। दूसरा है हर घर केसीसी अभियान। केसीसी पुराना है, हमको पता है, किसान क्रेडिट कार्ड लास्ट वीक में भी हमने देखा। एक है विंड्स मैनुअल, मेरे हिसाब से ये हॉट रहेगा, विंड्स मैनुअल। कुछ इनिशिएटिव्स एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करी, जैसे स्किल्स ऑन व्हील। अब स्किल्स ऑन व्हील में हो सकता है, अगर ये क्वेश्चन आए तो मिनिस्ट्री का नाम हो सकता है आपको वहां स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दे दे। आपको लगेगा हाँ यार, ये तो हो ही सकता है, स्किल डिलीवर करने जा रहा है साइकिल पे, तो कौन डिलीवर करने जाएगा? स्किल मिनिस्ट्री। अब जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? बीआरओ, डिफेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री? तो रोड क्यों बना रही है फिर बीआरओ? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रही है? अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी उसमें? डिफेंस डिफेंस वाले रोड बनने का काम करते हैं क्या? नहीं करते ना? करते हैं। बीआरओ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ही आता है। अब ये जो कॉमन सेंसिकल लगता है, ये कॉमन सेंसिकल होता नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा क्योंकि आपका कॉमन सेंस एक कॉमन मैन का सेंस है। यूपीसी आपको कॉमन मैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। आपको कॉमन मैन को एडमिनिस्टर करना है, आपको गवर्न करना है उनको। तो यू हैव टू बी अ पर्सन जो इंटेलेक्चुअली उन कॉमन मैन सेंस से ऊपर बच जाके सोच सके। बीआरओ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। ठीक है, तो स्किल्स ऑन व्हील। नाउ दिस न्यूज जहां पे अंडरस्टैंडिंग रिवराइन इकोसिस्टम से कुछ न्यूज थी लेके, लेकिन यहां पे दो टर्म आई थी। देखो, एक है डी ऑक्सीजनेशन, ठीक है, एनवायरमेंट में आपका कवर होगा। दूसरा है हैबिटाट कंप्रेशन। हैबिटाट कंप्रेस होने लग जाता है, कैसे? पॉपुलेशन बढ़ती है, स्कार्स हो जाते हैं रिसोर्सेज। आप एक एरिया में एडवेंचर करते हो, वहां से सारे रिसोर्सेज खाली करते हो। जैसे सिटी का एक्सपेंशन देखो कैसे हो रहा है, नए एरियाज में जा जा जाके एक्सपैंड कर रहे हैं, कारण पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, रिसोर्सेज हम खाली करते जाते हैं, और उन खाली रिसोर्सेज पे हम क्या कर रहे हैं? छोड़ देते हैं उस एरिया को। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे एक हैबिटाट कंप्रेशन और डीऑक्सीनेशन टर्म इंट्रोड्यूस हुई। ये अच्छी चीजें हैं, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। नाउ फिर अगेन ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसमें जो डिजीजेस थी, ये जो नाम दिया हुआ था ऑटो इम्यून डिजीज और इनवर्स वैक्सीन, ये है हॉट अगले साल के लिए। इनवर्स वैक्सीन, ऑटो इम्यून डिजीज तो आपको पता है। व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज? एंटीबायोटिक्स। हाँ, दिस इज बॉडी खुद को अटैक करने लग जाती है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म आप ही पे भारी पड़ने लग जाता है। दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज, बट माई पिक फॉर नेक्स्ट ईयर इज इनवर्स वैक्सीन। फिर एक और न्यूज थी, लेकिन यहाँ पे की टर्म आई थी हमारे पास में, बायो हैकिंग। व्हाट इज बायो हैकिंग? अब आपको लगेगा कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को हैक कर लेना बायो हैकिंग होती है। जी नहीं। जैसे मेडिएशन हो गया, आपका मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया, ये सब क्या है? बायो हैकिंग। इसके बारे में पढ़ोगे तब जाके आपको पता लगेगा। एप्लीकेशन देखो किसी भी चीज की, अगर आपको
प्रीलिम्स के अंदर में पैटर्न एनालाइज करना है तो आप देखो, वो आपको पहले समझना चाहता है आपसे कि आपको उसके बारे में बेसिक्स पता है कि नहीं पता। अगर आपको बेसिक्स पता है तो फिर बेसिक्स की एप्लीकेशन देखो। सिंपल 4-5 क्वेश्चंस पूछने होते हैं आपको। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। मैक्सिमम हो तो हाउ भी देख लो एक बार, कैसे क्या चीजें ऑपरेट कर रही है। 4-5 क्वेश्चन पूछो बस। आपको कितना पढ़ना है ये 5 क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। और इसीलिए हमने क्या डेवलप किया, 5 I अप्रोच, जो इन 5 क्वेश्चन को एड्रेस कर जाती है। जब आप की टर्म पढ़ रहे हो तो की टर्म को भी इन 5 क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से देखो, लेकिन वहां पे आपको ऑब्जेक्टिविटी फोकस करनी है। 5 I अप्रोच में आपको सब्जेक्टिविटी फोकस करनी है। ठीक है। अगेन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, फिर से मैंने आपको पूछा था पहली बार साइमल्टेनियस इलेक्शंस कब हुए थे इंडिया में, जस्ट नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो की इशू में हमने कवर कर लिया है लास्ट वीक। आर्टिकल 174 वाज इन न्यू साइमल्टेनियस इलेक्शन वाली चीज। ठीक है, पहली बार साइमल्टेनियस इलेक्शन कब हुए इंडिया में? कॉमन सेंस, कॉमन मैन सेंस मत लगाना, कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। हम्म। पहली बार जनरल इलेक्शंस कब हुए थे? पहली बार जनरल इलेक्शंस कब हुए थे? 1947 में? 51 या 52? तो साइमल्टेनियस इलेक्शन पहली बार कब होंगे फिर? क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो थी ही नहीं। जनरल इलेक्शंस भी हुए और उसके साथ में साइमल्टेनियसली प्रोविंशियल इलेक्शंस भी साथ में हुए थे। फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया। हाँ भाई, ये तो आपको पता ही होगा। न्यूज, इससे बड़ी न्यूज तो चल ही नहीं रही है इस वक्त, है ना। रोज एक मर रहा है और रोज एक जिंदा हो रहा है। कुछ लोग न्यूज इसलिए देख रहे हैं कि कनाडा की फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर आके कोई स्टेटमेंट दे दे। स्टेटमेंट से मतलब नहीं है। नहीं तो इंडिया कनाडा रिलेशंस, अब इसके अंदर में एक चीज और पेच छुपा हुआ है, वो है खालिस्तान। मैंने यहाँ खालिस्तान इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि खालिस्तान इशू हमने पहले कवर कर लिया है, लेकिन खालिस्तान इशू को फिर भी 5 I अप्रोच से आपको देख लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो कंट्रोवर्सी है वो इस चीज की है कि निज्जर को मारा क्यों, उसमें इंडिया का कोई हाथ था क्या? और होगा भी तो पता नहीं। नहीं, पर इशू इन सबके सराउंडिंग में क्या है? खालिस्तान। इंडिया कनाडा तो है ही, इसके साथ में खालिस्तान। अब इसी से जुड़ा एक इशू है सेसेशनिज्म एंड रीजनलिज्म, जो कि खालिस्तान का कोर मकसद है। वो जो कोर आइडेंटिटी है वो यहीं से आके छुपी हुई है। वो रीजनलिज्म के नाम पे सेसेशनिज्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि खालिस्तान क्या चाहिए? अलग करना है। यहां पे एक की टर्म आई थी, 5 आइज अलायंस, वेरी हॉट। इस बार की टर्म्स इतनी अच्छी अच्छी आई हैं, मुझे लगता है कि इस वीक का जो न्यूज़पेपर है और आने वाला नेक्स्ट वीक के जो न्यूज़पेपर रहेगा, सितंबर विल बी द क्रूशियल मंथ फॉर योर प्रीलिम्स। क्योंकि मेरी नजरों में इस बार जितनी की टर्म्स इस बार फंस रही हैं वो पिछले कुछ महीनों में नहीं आई है। ये बहुत अच्छी की टर्म रहेगी आपके। नो, लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस यूएनईपी ने रिलीज करी। अब एक ग्रीन नज क्या होता है, सबसे पहले हमको ये देखना व्हाट इज ग्रीन नज। ठीक है, और उसके बाद में ये एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ कोट कर दिए हैं। जैसे यूके के अंदर एक बिग स्विच ऑफ होता है, नेदरलैंड में पे एज यू थ्रो, इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत मिशन, गिव इट अप कैंपेन। ये सब क्या है? ग्रीन नज, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, क्लीन रखने के लिए इनिशिएटिव्स। नज, व्हाट इज नज? इंग्लिश टर्म होती है नज। नज मतलब, व्हाट इज नज? अरे आस्क योर फ्रेंड, ये तो पता होना चाहिए। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? जब कोई साथ नहीं देता तो गूगल देता है। हाँ जी, आईसीएमआर ने अप्रूवल दे दिया है किसके लिए? ये ये जो ट्रू नेट
टेस्ट है, ये आपको देखना है किसके वायरस को डिटेक्ट कर रहा है ये, नीपा, केरला के अंदर में जो हाइप में चल रहा है। अब ये ट्रूनेट टेस्ट आप देखेंगे, ठीक है। अगेन एक कोई न्यूज चल रही थी, न्यूज इन दिनों, लेकिन उसमें अब्राहम अकॉर्ड्स का नाम आया था। अब्राहम अकॉर्ड्स आप एक बार देखो कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या था, किन किन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ, कब साइन हुआ, उसका कारण क्या था। दैट्स इट। हाँ भाई, क्योंकि अब इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस वीक या इससे अगले हफ्ते में राजस्थान में भी कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाए, और भी इलेक्शंस इम्पेंडिंग है, जनरल इलेक्शंस हैं 2024 में। तो इसके लिए डीलिमिटेशन एक्सरसाइज का बड़ा फोकस था कि भाई सेंसस आपने रिलीज ही नहीं किया, अब बदली हुई डेमोग्राफी के साथ में वोटिंग कराओ ना, लेकिन अगर आपने सेंसस अभी तक रिलीज ही नहीं किया तो डिलिमिटेशन होगा कैसे, रिजर्वेशन की सीट्स चेंज होगी कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज बदलेगा कैसे। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में हमको देखना है। डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा इशू है कि व्हाई डू वी नीड डिलिमिटेशंस, क्या क्या फ्लॉज हैं इस वक्त हमारे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के अंदर में। जापान फिर बोल रहा है भाई डिसआर्म करो, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट शुरू करो, लेकिन क्या ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो सकता है क्या? कैन इंडिया बी अ कंट्री हु कुड गो फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट? हमारे पड़ोसी इतने बदमाश हैं, बदमाश पड़ोसी के लिए आपको कोई ना कोई तो डेटरेंट रखना पड़ता है। वो डेटरेंट क्या है आपका? यही है, हमको जरूरत ही नहीं हेलीकॉप्टर्स की, मिसाइल्स की, है ना, न्यूक्लियर आर्म्स की। इट एक्ट्स एज अ डेटरेंस, सामने वाले को रोके रखता है, खौफ बनाने के लिए जरूरी होता है ये। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट आपका फिर से एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें आपका एक एडिटोरियल आया था, इसलिए मैंने आपको ये दिया। नॉर्थ ईस्ट में जो मिथुन, है ना, गोट होते हैं, उसको फूड एनिमल टैग मिल गया है। अब व्हाट इज फूड एनिमल टैग? यस, कमर्शियल सेलिंग ऑफ मीट अलाउड होती है। तो भाई ये कंजर्वेशन एक्सरसाइज है एक्चुअली, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, टैग देने वाला, उसके बाद में फूड एनिमल टैग, और आपका मिथुन। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो फसाए उस डब्बे पे साइन बनाता है, लोगोज बनाता है, ब्लू, वाइट, ग्रीन, येलो, रेड। वो क्या सिंबलाइज करते हैं? क्योंकि फसाए बहुत हॉट एजेंसी है। पूछ लिया गया था कि अगर कैंड प्रोडक्ट्स होता है तो उस पे जीएसटी कितना लगेगा, और अनकैंड होता है तो कितना जीएसटी लगेगा। क्या क्या जरूरी है मैन्युफैक्चरर को लिखना? क्या की इंग्रेडिएंट्स लिखना जरूरी है? क्या कितनी कैलोरीज वो दे रहा है वो लिखना जरूरी होता है क्या प्रोडक्ट्स पे, कैंड प्रोडक्ट्स पे? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो फसाई के बारे में आपको ये पढ़ना है, तो फसाई के बारे में आप वो सब तो ऑफ कोर्स पढ़ोगे, बट ये चीज भी देखना कि लोगोस का कलर कोडिंग कैसे होती है। अब केरला के अंदर में बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है जहां पे वेस्ट आर टर्निंग इनटू आर्ट एंड एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स। जैसे पेपर मैश होता है, कचरा जो होता है उससे बना दिया जाता है पेपर मैश, पॉटरी वगैरह। तो ऐसे ही एक एग्जांपल निकला है। ये एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए, पोल्यूशन फाइट करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। वेस्ट कलेक्शन ऑन, वो था स्किल्स ऑन व्हील, ये है वेस्ट कलेक्शन ऑन व्हील्स। कहाँ का एग्जाम्पल है? केरला। हाँ जी, नदी उत्सव, छोटा सा फेस्टिवल, क्यों ऑर्गेनाइज होता है, कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, ये देखो। ये नदी उत्सव कहाँ 3 डे फेस्टिवल होता है, तो ये रिवराइन कल्चर जो होता है उसको प्रमोट करता है। ये नदी उत्सव आप जरूर देखिए, ठीक है। एक रेन फॉरेस्ट का नाम आया था जिसका नाम क्या है? यस। अब इसकी लोकेशन देखना मैप पे, इसके स्पीशीज देखना, कौन कौन से स्पीशीज मिलते हैं, किस तरह का वेजिटेशन है यहाँ पे। ये चीज आपको, ज्योग्राफी जहां देखो वहां पे तो पूरी ज्योग्राफी देख लो उसकी। हाँ जी,
सऊदी अरेबिया ने दे हैव कट द प्रीमियम ऑन इंडियन जो इंपोर्ट्स वगैरह है, इसमें एक टर्म यूज होती है एशियन प्रीमियम। एशियन प्रीमियम जो हमको देना पड़ता था, अब वो एशियन प्रीमियम क्या है, मैं आपको हो सकता है कि इन सब चीजों को डेप्थ में बता दूं, लेकिन अगेन मकसद खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही चीज हमको ट्राइडेंट का ये जो पूरा फॉलो अप है, ये जो पूरा पैराडाइम है, ये सब हम कवर करेंगे प्रीलिम्स के टाइम पे वापस से। इसमें से एक एक की टर्म को हम छाटेंगे और उसके बारे में पूरा रिसर्च करके पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे कंप्लीट करके रखो, ताकि जब मैं आपको प्रीलिम्स के टाइम पे और बाकी फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्टीज के हिसाब से उसको कवर करवाए, तो आपको ऑलरेडी चीजों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो। फिर उसके अंदर कितना डिपेंड करना है वो आपको सही वक्त पे दे दिया जाएगा। ठीक है। नाउ लिक्विडिटी डेफिसिट। अब भाई ये लिक्विडिटी डेफिसिट क्या होता है? क्या है नहीं, क्या पैसा नहीं है क्या हमारे पास में? बट व्हाट इज लिक्विडिटी डेफिसिट? अगेन न्यूज में था, न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट लिक्विडिटी डेफिसिट वाज इन न्यूज। इट ऑल्सो बिकम्स अ की इशू। तो की टर्म तो बनेगी आपकी और की इशू भी है। ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ठीक है। की टर्म किस लिए बनेगी? क्योंकि ये कौन रिलीज कर रहा है, क्या बोला है इसने। रिपोर्ट्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसका पब्लिशर, उसकी थीम, और उसको रिलीज करने वाला ऑफ कोर्स पब्लिशर, और उसके अंदर में क्या एसेंस था। एसेंस अगर 2 से 3 लाइन 4 लाइन का हो सकता है, तभी उसके ऊपर फोकस करो। इससे ज्यादा उससे जो उठाने की चीजें वो उसका डेटा, दैट्स इट। पूरी रिपोर्ट कभी भी काम की नहीं होती है हमारी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये आया फिर से की टर्म। व्हाट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? अब आपके दिमाग में ये जो पढ़ के आइडिया जनरेट हो रहा है, इसका एक्चुअल मीनिंग इससे अलग है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से अलग है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि गूगल करके इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। कोशिश करो कि वहां से डिजिटल फॉर्म में अपने अपने नोट्स थोड़े थोड़े तैयार करते जाओ। नेक्स्ट, एक क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुआ है जो यूएनजी ने एज अ पार्ट ऑफ, यूएनजी न्यूयॉर्क में कंडक्ट हुआ एज अ पार्ट ऑफ यूएनजी। अब ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट क्या था? एंड देयर आर 3 ग्रीन्स दैट वर इन न्यूज। पहला, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन विशिंग एंड ग्रीन हशिंग। तीनों को अच्छे से करो, की टर्म्स को करो और इसको यूज करो अपने आंसर में। इन्वायरमेंट के पेपर में तो बेखौफ इस्तेमाल करो इन सब चीजों को। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन विशिंग एंड ग्रीन। Delhi High Court has recently granted request to protect personality rights from misuse by third party. ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनालिटी राइट्स क्या होते हैं देखोगे तो समझ आएगा कि किस पर्सनालिटी को आप कहाँ यूज कर सकते हो एडवर्टीजमेंट में। कुछ आते हैं ना जो एडवर्टीजमेंट छोटे मोटे ब्रांड होते हैं और अक्षय कुमार को खड़ा कर देते हैं एडिटिंग करके। पर्सनालिटी राइट्स वर्सेस पब्लिसिटी राइट्स। पर्सनालिटी राइट्स तो पता ही होना चाहिए, पर पब्लिसिटी और पर्सनालिटी राइट्स में क्या फर्क होता है? तो इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई ये मिसयूज नहीं होने चाहिए, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट द पर्सनालिटी राइट्स। पर पब्लिसिटी राइट्स क्या होते हैं? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आजकल यूपीएससी पूछने लग गया है। ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिर से न्यूज में थी। ये हमने पहले भी कर लिया मत्स्य संपदा योजना, बट यहाँ पे था एक आर्टिफिशियल रीफ्स के नाम से एक थी, क्योंकि यहाँ पे 732 आर्टिफिशियल रीफ्स यूनिट्स हैज बीन sanctioned for 10 coastal states। अब यहाँ पे ये जो होता है ना 10 से 732, ये सब आते हैं एलडीसी और इसके एग्जाम्स में, नंबर्स। इस पे फोकस नहीं है अपना। फोकस हमारा सबसे पहले क्या है? मत्स्य फॉर रिजुविनेटिंग, ठीक है। आर्टिफिशियल रीफ क्या है? ये तो हमने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले भी हमने मत्स्य संपदा योजना किया हुआ है। अब इसका एम क्या है, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, ये आपके लिए बन जाता है फोकस।
हाँ भाई, अगेन हाउस पैनल कॉल्स फॉर रिवाइजिंग रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अराउंड प्रोटेक्टेड एएसआई मॉन्यूमेंट्स। अब इसमें एएसआई तो देखते ही पता लग रहा है कि यार एएसआई के बारे में हमको पढ़ना चाहिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी क्या काम करती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इतना बस। अगेन जिस एक्ट के अंदर में ये सब काम चल रहा है वो एक्ट, क्योंकि आपसे इस बार फ्लैग कोड पूछ लिया गया, अनएक्सपेक्टेड नहीं था वो। क्यों? एक्सप्लेन सेक्शन में आया था, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में आया हुआ था फ्लैग कोड, बहुत अच्छे से आया था। उसी की 2-3 लाइन को स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ लिया गया, एज सिंपल इज दैट। हाँ भाई, अल्फा मिसेंस एंड अल्फा फोल्ड, ये दो हार्मफुल जीनोम म्यूटेशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं। अब जीनोम म्यूटेशंस तो आपको पता है, म्यूटेट होना क्या प्रोसेस होता है, बेसिक साइंस का पार्ट है। लेकिन ये क्यों न्यूज में आए हैं, ये आपको देखना है। दैट कैन आइडेंटिफाई हार्मफुल जीनोम म्यूटेशंस, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा मिसेंस, अ न्यू टूल बेस्ड ऑन अल्फा फोल्ड टेक्नोलॉजी या प्रिंसिपल दैट कैन आइडेंटिफाई हार्मफुल जीनोम म्यूटेशंस। बस याद रखो कि ये क्या है और किस बारे में है। हाँ भाई, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हेल्थ केयर। तो भाई ये हेल्थ केयर रिपोर्ट्स तो मेरे हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, सब पब्लिसिटी मटेरियल है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग हेल्थ एंड एआई पूछा गया है इस साल इसी पेपर में। और ये हमने पहले भी कवर किया है कि हर चीज में मैंने आपको बोला है वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है, आराम से खुले तौर पे इन्वायरमेंट चेंज में, सिक्योरिटी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, लॉ में, सब में क्या लिखोगे आप, वे फॉरवर्ड एआई, आर&डी, एआई स्किल, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, और आप लिखो मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, है ना। जैसे इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन विशिंग एंड ग्रीन हशिंग, ऐसी कुछ चीजें होती है जो आप लिख के आओ, क्योंकि आपको 250 वर्ड्स में अपनी पूरी समरी देनी है। ना मैं आपके 250 वर्ड से समझ सकता हूं कि आपके पास कितनी नॉलेज है, और ना आप समझा सकते हो 250 वर्ड्स में। बिटर रियलिटी तो ये है। लेकिन फिर भी मैं अपनी नॉलेज को फ्लॉन्ट कैसे करूं, की टर्म्स कर यूज करके, उसको लगना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ आता है, आता जाता कुछ नहीं है। लेकिन लगवाओगे कैसे, लगवाओगे आप इस तरह से सब्सटेंसिएशन की टर्म्स लिख के, बस ये दो ही गेम होता है। हाँ जी, हेल्दीफाई मी, है ना, ये एग्जाम्पल है बेसिकली किस तरह से। आपको हेल्दीफाई मी वाला ऐप देखा है आपने, ऐप है एक हेल्दीफाई मी, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे ट्राइकॉक हो गया, फार्माइजी हो गया, निरामई हो गया, ये सब क्या है, आप कितना वाटर इनटेक कर रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो बता रहा है, कॉल आता है आपके पास में, नोटिफिकेशन आएगा, नाउ इट्स टाइम टू ड्रिंक अ 1 ग्लास ऑफ वाटर, हैव यू स्टार्टेड वॉकिंग। एप्पल आपको बताता है कि आज आप कितना चले हो, डेली एक्टिविटी कैलोरीज कितनी बर्न हुई है आपकी। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई यूज कर रही है ना। एआई मतलब आपके हेल्थ को ट्रैक कर रही है। अगेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के बारे में भी देख लेना। यहाँ की टर्म में मेंशन नहीं है, पर आप ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स को भी देखो, क्योंकि इंडिया इसका पार्ट अरे बनने जा रहा है। बस इतना सा देखो कि कहाँ है, क्या है, कहाँ है, बस इतना सा देखो। बाकी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, G6, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, क्योंकि पार्लियामेंट प्रिविलेजेस अभी ब्रीच होने की बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लिए मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ा है भी था, कहाँ कहाँ पे मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर, ब्रिटिश कन्वेंशन से हमने क्या बोरो किया है, अनरिटन प्रिविलेजेस कौन कौन सी हैं, रिटर्न भी है और अनरिटन भी है, तो कहाँ से डिराइव हो रही हैं, कन्वेंशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में है कि नहीं, और क्या
कुछ ऐसी भी प्रिविलेजेस हैं जो हमने कन्वेंशनली बोरो कर रखी है जो रिटर्न नहीं है। बेसिक क्वेश्चन है, की टर्म रहेगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस अ प्ली फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ सोर्स कोड ऑफ ईवीएम। अब सुप्रीम कोर्ट तक कोई चीज जाने का मतलब वो छोटी बात नहीं हो, प्ली ही एक्सेप्ट नहीं होती है। आप जा सकते हो, ये आपका राइट है, लेकिन वहां आपकी प्ली एक्सेप्ट होगी नहीं होगी ये उनका डिस्क्रिशन है। दे माइट रिजेक्ट इट, ये ग्राउंड ही नहीं है, वैलिड ग्राउंड ही नहीं है, बोल सकते हैं हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल है। कोई चीज यहां तक पहुंची है ना तो उसका मतलब बहुत बड़ा इशू बना है वो उसका। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टैंडर्ड क्या है, IEEE 1028 स्टैंडर्ड। अभी सोर्स कोड जो यूज हुआ है इसके बारे में भी देखना, व्हाट इज सोर्स कोड इन ईवीएम। कंट्रोवर्सी पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स पता लग जाएगा, एक दो न्यूज पढ़ते ही पता लग जाएगा, लेकिन IEEE 1028 स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ इलेक्टोरल क्लेंजिंग आपके लिए बहुत बड़ा इशू बनता है। ठीक है, इलेक्टोरल क्लेंजिंग आपका GS2 के अंदर में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जैसे बहुत हॉट इशू रहता है, ऐसी इलेक्टोरल क्लेंजिंग। इस वक्त इलेक्शंस आ रहे हैं, आपके नेक्स्ट प्रीलिम्स के पहले इलेक्शंस हो चुके होंगे, आपके नेक्स्ट मेंस के पहले तो ऑफ कोर्स हो चुके होंगे। आप मान के चलिए इलेक्शन से अगले साल एक क्वेश्चन आ रहा है, डन एंड डस्टेड। मान लो ये सारी थीम्स कवर कर लेना इलेक्शंस की, मैं आपको आइडेंटिफाई करवा दूंगा मेंस के पहले। कुछ 6 से 7 थीम्स होती हैं जो हमको कवर करनी होती है। ये 6-7 थीम्स अगर आप कवर कर लोगे इलेक्शंस में, एक क्वेश्चन गारंटेड आपको अगले साल मिल जाएगा। जैसे मैं आपको रिपीटेडली बोलता हूँ कि अगर प्रिडिक्शन जोन में पढ़ लोगे तो आपके चांसेस एनहांस हो जाएंगे। ठीक है, नाउ ये तो प्लेसेस इन न्यूज थी जो मैं आपको लिस्ट आउट कर दिया, इसको तो आपको गूगल करके देखना ही है। ये पनबन ब्रिज है, ठीक है, ये स्कीम्स, और ये आपके जो लोग न्यूज में थे, पर्सनालिटी इन न्यूज, एंड दीज आर स्पीशीज इन न्यूज, एंड लास्ट वन इज योर कल्चर एंड साइंस टेक इन न्यूज। क्वांटम कंप्यूटिंग पिछली बार भी हमने किया, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बार बार वो समझ आए कि ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्वांटम कंप्यूटिंग से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। आदित्य L1, अब लैग्रांज पॉइंट क्या होता है? जहां पे दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटी जीरो होती है, ना इधर खींचेगा ना उधर आएगा। कितने लैग्रांज पॉइंट है सन और अर्थ के बीच में? ये सब होता है ना, ये बेसिक है। L1 क्या है उसमें? आदित्य L1 ही क्यों हुआ? आदित्य का मतलब क्या है? सूरज, हमने नाम रखा सूरज। अब वो बोल देगा कि ये लूनर मिशन है, तो निहायत ही कॉमन सेंस यूज करने वाले लोग इसको बोलेंगे हाँ है। लेकिन एक इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट आदमी जो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहा है उसको पता है पहली बात, आदित्य मतलब तो लूनर नहीं हो सकता, सोलर ही होगा। फिर लैग्रांज के बारे में बात करेगा कि L1 बोलेगा, L1 वो पॉइंट है जहां पे आदित्य लैंड करेगा, है ना? तो लैंड तो करेगा ही नहीं, क्योंकि लैंड तो चंद्रयान की है। लेकिन चंद्रयान की न्यूज बहुत है, आदित्य L1 की न्यूज इतनी नहीं है, देखो आप समझे। तो वो क्या करेगा कि चंद्रयान की न्यूज को दिमाग में रखते हुए आदित्य L1 का स्टेटमेंट बना देगा आपको। वो रोवर का नाम बता देगा कि इसका नाम क्या है, विक्रम। अरे है ही नहीं रोवर, क्या करना है उसका? L1 L2 L3 L4 L5, ये क्या है? पॉइंट्स की लोकेशन नहीं जाननी है कि वो राइट में लेफ्ट में आगे पीछे। लैग्रांज क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं, ये देखने वाली चीज होती है। दिस इज बेसिक साइंस, जहाँ ग्रेविटी का पुल जो होता है दोनों बॉडीज का, जो G m1 m2/r² वाली जो पुल हम लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, वो दोनों का बैलेंस आउट हो जाता है, तो बॉडी वहीं स्टेबल रहती है। तो आदित्य L1 एक ऑब्जर्वेटरी है जो स्टेबल रहेगी, जो ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब विक्रम लैंडर से सिग्नल क्यों नहीं आ रहे हैं, या रोवर से सिग्नल क्यों नहीं आ रहे हैं वहां से? चंद्रयान 3 क्यों अभी ठंडक में है?
अरे ठंड बहुत है, एज सिंपल एज दैट, ठंड बहुत है। तो यही वो चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा बेसिक्स में स्ट्रॉन्ग करके रखना है, ठीक है। सो ये रहा आपका पूरा सितंबर सेकेंड लास्ट वीक का पूरा कवरेज। वील मीट एट द सेम टाइम ऑन संडे नेक्स्ट वीक। थैंक यू।